नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे जीएसटी से। जैसा कि हम जानते हैं भारत में जीएसटी 2017 से ही काम कर रहा है, मगर हमें कुछ बिंदुओं को भी जानना जरूरी है जो कि हम कभी छोड़ देते हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि 2014 में 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया और वो था जीएसटी के लिए, जिसको 2016 में 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पास कर दिया गया और जीएसटी कानून बनाया गया। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया। 1 जुलाई को याद होना चाहिए कि जीएसटी डे के तौर पर हम लोग जानते हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी जानना जरूरी है कि भारत इकलौता देश नहीं है जहां पर जीएसटी काम कर रहा है या लागू किया गया है। इससे पहले तमाम देश हैं जहां पर जीएसटी काम कर रहे हैं या लागू किए गए हैं। फ्रांस पहली कंट्री थी जहां पर जीएसटी को 1954 में लागू किया गया और बाद में और देश आ रहे हैं जिन्होंने जीएसटी को अपने यहाँ अपनाया। इसके आगे अगर हम बात कहें, जीएसटी के आगे अगर हम बात कहें तो इसी सूची में अगर हम देखें तो कनाडा भी एक कंट्री है और उसके यहाँ भी जीएसटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है या जीएसटी उसने अपने यहाँ अपनाया है। हमारा जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है या जो हमारा मॉडल है वो कैनेडियन इंस्पायर्ड है। कनाडा में ड्यूअल जीएसटी सिस्टम है, हमारे यहाँ भी ड्यूअल जीएसटी सिस्टम है जिसको हम स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी कहते हैं। SGST एंड CGST, ये दो तरह की चीज़ें हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि जीएसटी की अगर हम शुरुआत की अगर हम बात कहें तो किस तरह से काम कर रहा है। देखिए, जीएसटी की अगर हम बात कहें तो ये वन नेशन और वन टैक्स की बात करता है जीएसटी, जिसमें यह कहा जा रहा है कि एक देश और एक टैक्स लगेगा। यदि आप कोई सामान किसी एक शहर या किसी एक एरिया में खरीदते हैं तो दूसरे शहर में जाकर अगर वो सामान खरीदते हैं तो आपको समान कीमत देखने को मिलेगी। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया गया, जैसे लीकर की बात कहें या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हम बात कहें, इन पर जीएसटी नहीं लगाया गया, ये जीएसटी से बाहर हैं। ये चीज़ें जो हम कह रहे हैं वो जीएसटी के अंडर नहीं आती हैं। अब आते हैं, देखते हैं कि जीएसटी भारत में किस तरह से लगाया जा रहा है या इसकी शुरुआत किस तरह से हो रही है। जैसे कि हमने शुरू में कहा कि जीएसटी को पार्लियामेंट से पास करवाया गया और 2017 में लागू कर दिया गया, मगर इसको पास करवाने की प्रक्रिया में कुछ चीज़ें ऐड की गई। जैसे कि अगर हम समझेंगे इसी सिलसिले में हम समझें तो आर्टिकल 246A जो आता है वो पार्ट 11 का एक हिस्सा है। पार्ट 11 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में आर्टिकल 246A को जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि ये राज्य सरकारों के पास अधिकार होगा कि जो जीएसटी लगाई जा रही है केंद्र के द्वारा उस पर कुछ कानून वो बनाएं या अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। इसी तरह से आर्टिकल 279A है, उसमें ये कहा गया है जी कि जीएसटी काउंसिल का गठन होगा और ये अधिकार किसके पास दिया गया, ये माननीय राष्ट्रपति के पास दिया गया कि ये अधिकार होगा कि वो जीएसटी काउंसिल का वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। जीएसटी काउंसिल का काम किस तरह से होगा, तो हम ये समझें कि जीएसटी काउंसिल का अगर हम काम की बात कहें तो जीएसटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन की हम बात करते हैं वो हम बात कर रहे हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की, और बाकी जो मिनिस्टर्स होंगे वो उनके मेंबर्स होंगे। चाहे हम यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे अगर हम बात कहें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस की अगर हम बात कहें उनकी, या राज्यों द्वारा जो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं उनकी अगर हम बात कहें तो वो कहाँ पर आ रहे हैं जी, वो मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं जो जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स बनेंगे। इसके आगे अगर हम बात कहें तो देखते हैं कि जीएसटी काउंसिल में किस तरह से कोई काम होता है या किस तरह से इसमें काम करने की बात कही जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह समझना है कि जीएसटी काउंसिल में जो वोटों का जो डिवीजन है, जो वोट की शक्ति दी गई है, वो 1/3 1/3 शक्ति जो दी गई है वो केंद्र सरकार को दी गई है और 2/3 जो वोटों की शक्ति दी गई है वो राज्यों को दी गई है एक साथ। इसके बाद अगर हम बात कहें तो जीएसटी काउंसिल में यदि किसी भी कोई कानून को पास करना है या जीएसटी किसी भी चीज़ को पास करता है,
उसको पास करने के लिए 3/4 मेजॉरिटी की आवश्यकता होगी उनकी, जो वहां पर प्रेजेंट होंगे और वोट डाल रहे होंगे। ये हम जीएसटी काउंसिल में किसी भी कानून की या किसी एक्ट की या किसी और तरह की चीज की पास करने के प्रक्रिया के लिए बात कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें ये याद रखना है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक कब होगी या कैसे की जा सकती है, वो ये चीज़ है कि मिनिमम जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो जीएसटी काउंसिल की बैठक करने के लिए वो हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ होना चाहिए, जिसको हम कोरम कहते हैं। कोरम शब्द कहा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मिनिमम हाफ, 1/2 मतलब अगर मान के चलिए कि यदि जीएसटी काउंसिल में अगर 100 सदस्य हैं तो उसका हाफ हम निकाल रहे हैं वो 50 है। तो यदि 50 सदस्य हैं जीएसटी, अगर 50 सदस्य इकट्ठा हो जाते हैं तो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। अब आगे चलते हैं, जीएसटी ने क्या चेंज की या क्या बदलाव आते हैं। जीएसटी जब आया तो इसने 17 डिफरेंट टैक्सेस को और 23 डिफरेंट सेस को, मतलब इनको अगर आप समझेंगे तो ये ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो इनको ये खत्म कर रहा है। 17 अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे और उसके ऊपर 23 अलग अलग तरह के सेस भी लगते थे, उनको खत्म करके वन नेशन वन टैक्स की शुरुआत की बात कर रहा है। जीएसटी की हम बात समझें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।